सो हेलो गाइस, आप सब कैसे हो? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आप सब ने अभी-अभी 10th पास की है और आई एम श्योर आप सब पास हो गए होंगे, रिज़ल्ट भी आ गया है सबका। तो वही आप 11th में आए हैं, नई-नई क्लासेस हैं, नए-नए सब्जेक्ट, 3 सब्जेक्ट्स हैं स्ट्रीम, कॉमर्स, आर्ट्स एंड साइंस। तो जिसने कॉमर्स लिया है उन्हें अकाउंट मिला होगा, बिज़नेस है, इकोनॉमिक्स है। तो आपको ये सारे 10th तक नहीं था, अपने पढ़ा ही नहीं था। कॉमर्स क्या होती है हम शायद जानते ही नहीं थे, कुछ-कुछ थे जो जानते होंगे, बट कुछ-कुछ थे जो नहीं जानते थे कि कॉमर्स क्या होती है। साइंस स्ट्रीम हम जानते थे कि हाँ, साइंस क्या होता है, आर्ट्स में भी हम जानते हैं क्या होता है। लेकिन कॉमर्स हमारे लिए एक नया सब्जेक्ट है, ठीक है? तो इसमें एक सब्जेक्ट है व्यावसायिक अध्ययन यानी कि बिज़नेस स्टडीज़। तो इसमें क्या होता है, इतना तो हमें पता होता है कि हाँ, व्यवसाय के बारे में बताया जाएगा कि कैसे बिज़नेस करते हैं हम वगैरह-वगैरह। लेकिन इसमें हम एक्सप्लेन से पढ़ेंगे, ठीक है? तो जो लोग सोचते हैं कि ये बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं आपको इतने अच्छे से समझाऊँगी, इतने अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी, एक-एक वर्ड एक्सप्लेन करूँगी कि आप जब भी कोई भी क्वेश्चन आएगा, आप तुरंत उसका आंसर दे देंगे। एकदम ईज़िली समझाऊँगी, आपको लगेगा ही नहीं कि ये एक नया सब्जेक्ट है। आपको बल्कि ऐसा लगेगा कि 10th आपने जो पढ़ा है, उससे ईज़ी है ये। ओके? तो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला चैप्टर है व्यवसाय की प्रकृति एवं उद्देश्य, यानी कि व्यवसाय यानी जो बिज़नेस है उसकी प्रकृति। प्रकृति का मतलब होता है उसकी विशेषताएँ क्या है, कैसे पहचान सकते हैं कि वो एक व्यवसाय है। एवं उद्देश्य, उद्देश्य मतलब कि वो किस पर्पज़ से अपना काम स्टार्ट करता है, कि जैसे हम कोई नौकरी करते हैं, क्यों कर रहे हैं हम नौकरी? यानी कि उद्देश्य क्या है, क्या पाना चाहते हैं, क्या मिलेगा हमें उसके बदले? ठीक है? तो हम शुरू करते हैं। तो व्यवसाय की अवधारणा, यानी कि व्यवसाय का मतलब क्या होता है? देखो, व्यवसाय मतलब बिज़ी रहना। व्यवसाय इज़ इक्वल टू, यानी देखो, बिज़नेस इज़ इक्वल टू बिज़ी। बिज़ी का मतलब क्या होता है? व्यस्त रहना। यानी कि इसका मतलब ये नहीं है कि आप एक दिन काम कर लिया, 15 दिन तक बैठे रहे, 1 महीने तक बैठे रहे, पूरा साल नहीं किया, नहीं। व्यवसाय का मतलब होता है बिज़ी रहना, रेगुलर बेस पे काम करना, व्यस्त रहना काम में, ठीक है? बिज़नेस इज़ इक्वल टू बिज़ी, यानी कि व्यस्त रहना। ओके? तो ये बिज़ी शब्द से डेरिवेट हुआ, यानी कि जो व्यवसाय शब्द है वो बिज़नेस शब्द से आया, बिज़ी शब्द से आया है। ओके? तो जो लोग व्यवसाय करते हैं वो क्यों करते हैं? ताकि उन्हें लाभ मिल सके। और आज की दुनिया में क्या है कि हमें खाने के लिए पैसा कमाना ज़रूरी है, और हम पैसा इस दुनिया में बहुत सारे काम हैं जिसके बदले हम पैसे मिल सकते हैं काम करने के बदले। ओके? तो बहुत सारी क्रियाएँ मतलब कार्य, ऐसे बहुत सारे कार्य हैं जिनके करने के बदले हमें पैसे मिलते हैं। ओके? तो हम शुरू करते हैं। देखो, कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो उत्पादन करने में व्यस्त रहते हैं, यानी बिज़ी रहते हैं। बताया था ना कि बिज़नेस इज़ इक्वल टू बिज़ी, यानी कि व्यस्त रहना। वस्तुओं का उत्पादन मतलब क्या होता है कि उद्योग होते हैं जिनमें कच्चा माल होता है, उनको तैयार माल में तैयार करना, जैसे कि गन्ने से चीनी बनाना। ठीक है? किसी भी कपड़े से उसको शर्ट बनाना, यानी कोई भी कपड़ा, सूट, सलवार, पैंट, शर्ट, इन सब में तैयार करना, यानी उत्पादन करना, इसमें बिज़ी रहते हैं। कुछ व्यक्ति वस्तुओं के क्रय विक्रय में व्यस्त रहते हैं। क्रय विक्रय मतलब जैसे कोई दुकानदार है, कपड़े खरीदता है या कोई सामान, बर्तन खरीदता है, फिर उसको बेचता है, यानी कि सामान को खरीदना फिर बेचना, उसको क्या कहते हैं? वस्तुओं के क्रय विक्रय में व्यस्त रहना। लेकिन देखो, इसका मतलब ये नहीं है कि हमें सामान को खरीदने से, बेचने से पैसा मिल रहा है तो वो व्यवसाय है। देखो, मान लो जैसे आप दिवाली पे सफाई में मदद करते हैं घर पे, और घर पे कोई पुराना सामान निकल जाए, कुछ भी, और हम उसको सोचते हैं कि वो वेस्ट है, मतलब बेकार है, हमें किसी यूज़ में नहीं है, तो हम इसको बेच देते हैं। तो हम जब बेचने पे पैसे मिलते हैं तो आप बोलोगे कि ये व्यवसाय है क्योंकि बदले में पैसे मिले। नहीं, क्योंकि हमने वो सिर्फ़ एक दिन किया है, रोज़ तो नहीं करते हैं ना। अगर हम यही काम डेली बेस पे करें तो वो व्यवसाय होगा। जैसे मान लो, एक और एग्ज़ाम्पल देती हूँ। एक कोई व्यक्ति था, यानी मतलब कोई एक आदमी था, उसका स्कूटर था, एक्टिवा थी, और वो पुरानी हो गई। उसने सोचा उसको बेच देता हूँ और नया ले लेता हूँ, तो उसने उसको बेच के कुछ पैसे लगा के नया ले लिया। तो ये व्यवसाय नहीं है, ठीक है? क्योंकि उसने एक दिन किया है, उसने अगर ये रेगुलर बेस पे करे, उसका कोई बिज़नेस है, कोई कंपनी है कि हाँ, वो पुराने स्कूटर को बेच के नया स्कूटर लेता है, या फिर लोगों से पुराना स्कूटर लेता है और उन्हें नया स्कूटर देता है, तो ये बिज़नेस होता है, डेली करना, रोज़ करना, और इसके बदले उसको कुछ प्रॉफ़िट हो रहा है, फ़ायदा हो रहा है, पैसे मिल रहे हैं, ठीक है? और कुछ व्यक्ति वकालत के काम में व्यस्त रहते हैं। वकालत मतलब वकील, लॉ, एडवोकेट, ठीक है? जो लोगों का केस लड़ते हैं। कुछ व्यक्ति रोगियों का इलाज करने में व्यस्त है। रोग इलाज करने का मतलब क्या? डॉक्टर्स, जो डॉक्टर हॉस्पिटल्स में काम करते हैं, उन्हें भी तो पैसे मिलते हैं ना बदले में।
ठीक है। कुछ व्यक्ति कारखानों की नौकरी करने में व्यस्त हैं। कारखाने मतलब समझ गए होंगे आप, मतलब जैसे अभी मैंने बताया आपको उत्पादन, तो कारखानों में तो करते हैं ना, कच्चे माल से तैयार माल में वस्तुओं को चेंज करना। कुछ व्यक्ति सरकारी कार्यालयों में नौकरी कर रहे हैं। सरकारी कार्यालय यानी गवर्नमेंट जॉब करना, सरकारी की तरफ से पैसे मिल रहे हैं, सरकार उन्हें पैसे दे रही है, सैलरी दे रही है। जैसे स्कूल में, गवर्नमेंट टीचर सरकारी कार्यालय में तो काम कर रहे हैं वो, एक तरह से सरकारी तो उन्हें पैसे दे रही है ना। कुछ व्यक्ति धर्म प्रचार में व्यस्त है। धर्म प्रचार मतलब धर्म के बारे में समझाते हैं, हिंदू धर्म, सिख धर्म, ईसाई धर्म, मुस्लिम धर्म, इन सब के बारे में प्रचार करते हैं, ठीक है। कुछ व्यक्ति समाज सेवा में व्यस्त है। समाज सेवा मतलब दूसरों की सेवा करना, लोगों की सेवा करना। जैसे अनाथ आश्रम में लोगों की सेवा करते हैं, जो लोग जिनके माँ बाप नहीं है, बच्चे, उनकी सेवा करते हैं, ठीक है। वृद्धाश्रम, या फिर जैसे अब गर्मियाँ चल रही हैं तो गर्मियों में पानी देते हैं फ्री में, तो क्या हम उनके बदले पैसे दे रहे हैं उन्हें? नहीं ना, फ्री में। और जैसे देखो लंगर खाना खिलाते हैं, मंदिरों में भंडारा करते हैं, फ्री में करते हैं ना, पैसे तो नहीं मिल रहे उनको, तो ये समाज सेवा हो गया, ठीक है। लेकिन इसमें एक बात ध्यान देना आप, कि इसमें कुछ काम तो ऐसे हैं जिनके बदले लोगों को पैसे मिल रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जिनके बदले लोगों को पैसे नहीं मिल रहे हैं। तो और देखो इसमें क्या है, कुछ काम इसमें ऐसे भी हैं जिनके लिए पढ़ाई की ज़रूरत है लोगों को, मतलब पढ़े लिखे होना ज़रूरत है, और कुछ ऐसे हैं जिन्हें पढ़ाई लिखाई की ज़रूरत नहीं है। देखो, सबसे पहले तो हम जानते हैं कि जो इतनी सारी जो क्रियाएँ हैं, जो लोग इंसानों के द्वारा, मानवों के द्वारा, मानव मतलब इंसान, आप जानते होंगे, तो इन लोगों के द्वारा जो भी ये कार्य है, यानी क्रियाएँ जो क्या की जाती हैं, इन्हें क्या कहते हैं? मानवीय क्रिया, यानी ह्यूमन एक्टिविटीज़। एक्टिविटीज़ मतलब क्रिया यानी कार्य, ह्यूमनों के द्वारा की गई क्रियाएँ क्या कहलाती हैं? मानवीय क्रियाएँ, ठीक है। तो जो मानवीय क्रियाएँ यानी इंसानों के द्वारा जो क्रियाएँ की जाती हैं, वो 2 तरह से की जाती हैं। एक तो क्या होता है कि एक क्रिया में तो क्या होता है कि इंसान काम करने के बदले पैसा लेता है, ठीक है। और दूसरा क्या है? फ्री में करता है, ठीक है। एक में तो उसको काम करने के बदले पैसे मिल रहे हैं, और दूसरा फ्री में कर रहा है, सेवा कर रहा है सिर्फ़, ठीक है। तो इसको हम नाम से जानते हैं, जो पैसों के लिए करता है, लाभ के लिए करता है, जिसको प्रॉफ़िट मिले बदले में, काम करने के बदले में पैसे मिल रहे हैं, सैलरी मिल रही है, मज़दूरी मिल रही है, दिहाड़ी मिल रही है, जो भी मिल रहा है, पैसे मिलने चाहिए बदले में, लाभ होना चाहिए, उसको प्रॉफ़िट होना चाहिए, फ़ायदा होना चाहिए उसको। तो उसको हम 2 नामों से जानते हैं, देखो। एक होता है आर्थिक क्रियाएँ और दूसरा होता है अनार्थिक क्रियाएँ। आर्थिक क्रियाएँ मतलब इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज़, अनार्थिक क्रियाएँ मतलब नॉन इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज़, ठीक है। देखो, तो मानवीय क्रियाएँ मैंने आपको बताया था क्या होती है? मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए जो भी क्रिया करता है, उसे मानवीय क्रिया कहते हैं। यानी कि अपनी संतुष्टि के लिए, आवश्यकताओं की संतुष्टि मतलब हमें खाने के लिए खाना चाहिए, रोटी चाहिए, दाल चाहिए, सब्ज़ी चाहिए, अपना शरीर ढकने के लिए कपड़े चाहिए, ठीक है? बारिश से, धूप से बचने के लिए घर चाहिए, छत चाहिए, रहने के लिए घर चाहिए ना। तो हमारी क्या हुई है, आवश्यकताओं की संतुष्टि के जो भी कार्य करता है, हम जैसे खाने के लिए पैसे चाहिए, फ्री में तो खाना मिलेगा नहीं हमें, ठीक है। तो उसके लिए हमें पैसे चाहिए, तो पैसे के हम कहाँ से आएँगे? फ्री में तो पैसे आएँगे ही नहीं, पेड़ तो लगा हुआ नहीं है। उसके लिए हमें कुछ काम करना पड़ेगा ना, तो जो भी क्रियाएँ की जाती हैं इंसानों के द्वारा, वो क्या कहलाती हैं? मानवीय क्रियाएँ। तो मानवीय आवश्यकताएँ धन से संबंधित भी हो सकती हैं और मानसिक शांति से भी संबंधित हो सकती हैं। इसका मतलब ये होता है कि जो मानवीय आवश्यकता होती हैं, धन से संबंधित मतलब पैसे से। जैसे कपड़े खरीदने के लिए पैसे चाहिए, खाना खरीदने के लिए पैसे चाहिए, घर खरीदने के लिए पैसे चाहिए, ज़मीन खरीदनी है उसके लिए पैसे चाहिए। लेकिन कुछ क्या होता है, मानसिक शांति, जैसे टीवी पे आप देखते होंगे, यूट्यूब पे भी आजकल कितने सारे पंडित, संत, महात्मा, बाबा, ये जो बागेश्वर बाबा, ये सब क्या करते हैं, हमें ज्ञान देते हैं कि ऐसे करो, मानसिक शांति मिलेगी अच्छी। क्योंकि आजकल लोगों को बहुत टेंशन रहती है, डिप्रेशन में रहते हैं, बहुत ज़्यादा चिंता करते हैं हर चीज़ से। कुछ माँ बाप बच्चों को लेकर करते हैं, बच्चे पढ़ाई को लेकर, अपने रिज़ल्ट को लेकर, अपने करियर को लेकर। तो मानसिक शांति हमारे दिमाग की शांति के लिए, हमारे मन की शांति के लिए हम जो सुनते हैं, फ्री में ही सुन रहे हैं ना, उन्हें तो पैसे नहीं मिल रहे हैं, हम मिल रहे नहीं मिल रहे, लेकिन हम सैलरी नहीं दे रहे हैं उन्हें एक तरह से। तो मानसिक शांति से संबंधित जो क्रियाएँ की जाती हैं, तो मतलब समझ में आया ना कि मनुष्य क्या करता है, कुछ तो ऐसी क्रियाएँ होती हैं जो धन से संबंधित होती हैं, यानी कि पैसों के लिए करते हैं, और कुछ क्या करते हैं, मानसिक शांति के लिए, ठीक है। तो हमें आर्थिक क्रियाएँ समझ में आ गई थी ना क्या होती है? आर्थिक क्रियाएँ वे होती हैं जिनका उद्देश्य धन कमाना होता है। समझ में आ गया ना? इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, आर्थिक क्रियाएँ, जिन कार्यों को करने के बदले हमें पैसा मिले, लाभ मिले, प्रॉफ़िट मिले, ठीक है? तो आर्थिक क्रियाएँ जो होती हैं ना, वो इंसान
3 प्रकार की करता है। यानी कि जो आर्थिक क्रिया पैसे हमें किस तरह से मिल सकता है, यानी इंसान 3 तरह के कार्य हैं, 3 तरह के काम हैं जिनके करने के बदले उसे पैसा मिलता है। पहला होता है व्यवसाय यानी बिज़नेस, बिज़नेस खुद का कोई भी बिज़नेस खोलना कि हम किसी चीज़ में माहिर हैं, कि हम ये बिज़नेस कर सकते हैं, कोई कंपनी खोलना, कोई फ़र्म खोलना, कोई संस्था खोलना यानी कि बिज़नेस करना। पेशा, प्रोफ़ेशन हम कभी सुना होगा ना आपने, हम बोलते हैं, "अरे यार देख वो ना इस चीज़ में एकदम प्रोफ़ेशनल है, एकदम मतलब माहिर है, प्रोफ़ेशनल है।" इसका मतलब क्या हुआ कि हम इसका मतलब ये होता है कि वो इंसान उस चीज़ को करने में एकदम माहिर है, उसको ट्रेनिंग मिली हुई है, ट्रेनिंग किया हुआ है, बहुत पढ़ा लिखा है, एकदम प्रोफ़ेशनल अच्छे से कर सकता है उस काम को, ठीक है? रोज़गार यानी एम्प्लॉयमेंट कि मतलब हम किसी के घर काम कर रहे हैं, किसी कंपनी के में काम कर रहे हैं, यानी कि एक तरह से नौकर कह सकते हैं, ठीक है? तो जैसे कि मैनेजर हो गया, काम करता है, बदले में क्या मिल रहा है? पैसा। लेकिन है तो वो एक तरह से नौकर ही ना कि हम किसी के लिए काम कर रहे हैं और बदले में हमें पैसे मिल रहे हैं, वो हमारा मालिक है और हम उसके नौकर, ठीक है? तो हम इनको एक्सप्लेन में पढ़ते हैं कि होते क्या हैं। तो आर्थिक क्रिया समझ में आ गया होगा कि जिनका उद्देश्य धन कमाना होता है, पैसे कमाना। जैसे क्रय विक्रय करना, किसी सामान को बेचना, खरीदना, ठीक है? खरीद कर दुकान पे लाया और फिर वो बेच दिया। लेकिन एक बात ध्यान देना, जैसे दुकानदार है, वो सामान खरीद के लाता है, राशन हो गया, कुछ भी, चावल, आटा, दाल खरीद के लाया और फिर उसने हमको बेच दिया। तो बिज़नेस तो हुआ, पैसे मिल रहे हैं क्योंकि वो रेगुलर बेस पे कर रहा है तो बिज़नेस कर रहा है। लेकिन मान लो अगर वो वही सामान दु बाज़ार से अपने घर के लिए लेके आया, अपने घर की यूज़लेस दाल, चावल लाया अपने घर के इस्तेमाल के लिए, दुकान के लिए नहीं, घर के लिए, तो वो व्यवसाय नहीं कहलाएगा क्योंकि वो अपने इस्तेमाल के लिए लाया है। वो उसको दोबारा नहीं बेचेगा, वो हमें बेचेगा नहीं वो, खुद के इस्तेमाल के लिए, तो वो व्यवसाय नहीं है। हाँ, अगर वो हमें बेच देगा तो वो व्यवसाय है, ठीक है? वकालत का काम पता है, वकील आदि। तो व्यवसाय क्या होता है जानते हैं? व्यवसाय मतलब बिज़नेस। व्यवसाय का अर्थ उस आर्थिक क्रिया से है जो निरंतर आधार पर वस्तुओं व सेवाओं के उत्पादन, विक्रय द्वारा लाभ अर्जित करने के लिए की जाती है। यानी कि व्यवसाय का अर्थ क्या होता है? आर्थिक क्रिया। सबसे पहले तो व्यवसाय क्या है? एक आर्थिक क्रिया। आर्थिक क्रिया मतलब हमें पैसे मिल रहे हैं बदले में, उस काम को करने के बदले में पैसे मिल रहे हैं, जो निरंतर आधार पर होता है, यानी कि रेगुलर बेस, डेली करते हैं हम उस काम को। जैसे वस्तुओं व सेवाओं के उत्पादन व विक्रय द्वारा, यानी कि माल को बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं, फिर उसको बेच रहे हैं। और उसके बदले में क्या मिल रहा है? पैसा, ठीक है? तो वो क्या होता है? व्यवसाय। जैसे कपड़े की दुकान, जैसे मैंने भी आपको बताया कि हम कपड़े खरीद के लाता है दुकानदार, फिर वो कपड़े हमें बेच देता है, ठीक है? वो कपड़े लाके हमें बेचता है, पहले वो क्रय करता है, क्रय यानी कि खरीदना, परचेज़, फिर उसको बेचना यानी कि सेल करना, वो क्या कहलाता है? व्यवसाय। विज्ञापन करना, विज्ञापन मतलब एडवर्टाइज़मेंट करना, जैसे कोई कंपनी है, कुछ भी, जैसे आजकल कितने क्रीम, पाउडर, किसी भी चीज़ का जैसे विज्ञापन आता है कि ये चीज़ खरीद लो आप, ये अच्छी है, ये ऐसी है, ये वैसी है, विज्ञापन। तो जो लोग विज्ञापन कर रहे हैं, ये यानी विज्ञापन करने वाली जो कंपनी है, जो भी लोग विज्ञापन करते हैं, उनको तो पैसे मिलते हैं ना उसके बदले, डेली करते हैं वो लोग किसी न किसी कंपनी के, तो उन्हें पैसे मिलते हैं ना, तो वो भी एक तरह से व्यवसाय है, बिज़नेस है, ठीक है? तो देखो, और दूसरा क्या है? पेशा। आपने पढ़ा था ना ये पेशा, यानी प्रोफ़ेशन। पेशे का अर्थ उस आर्थिक क्रिया से है जो एक विशेष ज्ञान या एवं कुशलता प्राप्त व्यक्ति द्वारा समाज के विभिन्न वर्गों की निष्पक्ष सेवा करने के लिए की जाती है। यानी पेशे का अर्थ क्या होता है? ऐसी आर्थिक क्रिया है ये तीनों, मतलब बदले में पैसे मिल रहे हैं इन्हें भी। एक विशेष ज्ञान यानी कि उनके अंदर एक विशेष ज्ञान होता है, पढ़े लिखे होते हैं, कुशलता प्राप्ति होती है, यानी कि ट्रेन होते हैं वो एकदम, वो ट्रेनिंग ले चुके होते हैं उस चीज़ की। जैसे वकालत, वकालत यानी वकील, वो बहुत पढ़ा लिखा होता है। पहले वो 10th-12th करेगा, उसके बाद ग्रेजुएशन करेगा, फिर वो LLB जो भी करेगा, मतलब पढ़ाई की ज़रूरत होती है उसके बारे में वो वकालत के बारे में पढ़ाई करेगा अच्छे से। फिर वो ट्रेनिंग लेगा कि कैसे केस लड़ते हैं, कैसे क्या करते हैं। यानी कि उसके अंदर विशेष ज्ञान होता है, कुशलता प्राप्त व्यक्ति होता है, जो समाज के विभिन्न वर्गों, यानी कि वो जाति-वाति नहीं देखते हैं, वो सबकी सेवा करते हैं, लेकिन उसके बदले उनको पैसे मिलते हैं। इसलिए यह क्या है? आर्थिक क्रिया, ठीक है? जैसे डॉक्टर, डॉक्टर क्या करता है? पहले पढ़ाई करता है अच्छे से, जो भी करता है MBA, MBBS जो भी करता है, पहले वो पढ़ाई करता है, उसके बाद डॉक्टर बनता है। यानी कि उसके पास ज्ञान होता है बहुत ज़्यादा। अनपढ़ इंसान डॉक्टर तो नहीं बन सकता है ना, पढ़ा लिखा इंसान डॉक्टर बनता है और उसके और फिर तभी वो जाके वो इलाज कर सकते हैं, क्योंकि लोगों का इलाज करना बहुत मुश्किल है। और अगर एक पढ़ा लिखा इंसान नहीं है वो, फिर वो इलाज कर रहा है, तो हम विश्वास तो नहीं कर सकते ना, क्योंकि क्या पता क्या हो जाए, ठीक है? रोज़गार यानी एम्प्लॉयमेंट। रोज़गार मतलब जैसे अब देखो, शायद आपके मम्मी-पापा, आप में से किसी के मम्मी-पापा हो सकता है बिज़नेस करते हों या फिर डॉक्टर हैं, वकील हैं। लेकिन ज़्यादातर के पेरेंट्स क्या करते हैं? रोज़गार, यानी कि दूसरे के घर में काम करने जाते हैं, दूसरी कंपनी में काम करते हैं।
तो वो एक तरह से रोज़गार। तो रोज़गार का अभिप्राय एक विशेष समझौते के अंतर्गत पारिश्रमिक के बदले दूसरों के लिए काम करने से है। यानी कि पारिश्रमिक मतलब किसी काम को करने के बदले हमें पैसे मिलना, उसे कहते हैं पारिश्रमिक। वो सैलरी भी हो सकता है, वो वेजेस यानी कि मज़दूरी, दिहाड़ी, ठीक है? किसी के लिए हम काम करते हैं, उस काम के बदले हमें पैसे मिलते हैं, उसे क्या कहते हैं? रोज़गार, ठीक है? जैसे प्रबंधक यानी कि मैनेजर होता है वो कंपनी में, काम करता है ना, मालिक की सारी बातें मानता है। सारे वर्कर्स जो होते हैं, उनकी जो भी लोग शिकायत करते हैं, वो मालिक को जाके बताता है, वो पूरे उसको मैनेज करता है कंपनी को। लेकिन उसके बदले उसको सैलरी मिलती है ना, पर मंथ सैलरी मिलती है उसको, तो वो एक तरह से नौकर ही है, मालिक की बातें मान रहा है, मालिक के नियमों का पालन कर रहा है, तो वो भी उसको सैलरी मिलती है, ठीक है? श्रमिक यानी वर्कर्स जो उसमें श्रमिक होते हैं, जो भी कुछ लोग सफाई का काम करते हैं, कुछ लोग दूसरों की हेल्प करने का काम करते हैं, कुछ लोग किचन में काम करते हैं, तो वो भी उनको भी सैलरी मिलती है पर मंथ, तो वो क्या हो गया? रोज़गार, ठीक है? समझ में आ गया ना? आपको आर्थिक क्रियाएँ क्या होती हैं? जो धन से संबंधित होती हैं, तो उनमें व्यवसाय, पेशा एंड रोज़गार तीनों आते हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा। दूसरा मैंने बताया था ना, एक तो आर्थिक होती है और दूसरी क्या होती है? अनार्थिक। अनार्थिक क्रियाएँ क्या होती हैं? वे क्रियाएँ जिनका उद्देश्य धन कमाना नहीं होता। सबसे पहली बात कि ये पैसे नहीं कमाते हैं, इनको जो भी काम करते हैं ये, उसके बदले इनको ना सैलरी मिलती है, ना कोई वेतन मिलता है, ना कोई वेजेस, कुछ भी नहीं मिलता। बल्कि उनका उद्देश्य क्या होता है? मनोवैज्ञानिक संतुष्टि प्राप्त करना, यानी मन को शांत रखना, दूसरों की मनोवैज्ञानिक शांति देना, ठीक है? अपनी बातों से दूसरों का मन शांत करना, दिमाग शांत करना, उनके अंदर जो टेंशन है उसको ख़त्म करना। जैसे धर्म प्रचार, देश की सेवा, ठीक है? देखो देश की सेवा एक है, जैसे हमारे वो हैं फ़ौजी हैं, लेकिन उनको सैलरी मिलती है, तो वो आई होप मतलब वो नहीं आते वैसे, क्योंकि उनको सैलरी मिलती है। देश सेवा जैसे हो गया कि फ्री में कर रहे हैं हम, लोगों की सेवा करते हैं, हम दान दे रहे हैं, हम डोनेशन दे रहे हैं, ठीक है? या फिर हम फ्री में पानी पिला रहे हैं, फ्री में खाना खिला रहे हैं, तो वो फ्री में होता है, तो वो अनार्थिक क्रिया है। अब हम जो अनार्थिक क्रिया हैं, व्यवसाय, पेशा एंड रोज़गार, इसको एक्सप्लेन में समझते हैं। तो व्यवसाय को समझ में आ गया होगा आपको। बिज़नेस इज़ इक्वल टू बीजी, यानी व्यस्त रहना, जो रेगुलर व्यस्त रहता है, यानी कि रोज़ डेली वो काम करता है, बिज़ी रहता है, सुबह जाता है, शाम को आता है, या फिर मतलब वो एकदम हर रोज़ बिज़ी रहता है वो, ठीक है? तो वो क्या हो गया? बिज़ी रहना, यानी व्यवसाय कर रहा है वो अपना। उन सभी क्रियाओं का योग है जो वस्तु व सेवा के उत्पादन से लेकर उनको अंतिम उपभोक्ताओं तक पहुँचाने में की जाती हैं। यानी कि व्यवसाय क्या होता है? व्यवसाय मैंने आपको बताया ना कि उद्योग होते हैं, जैसे कच्चे माल को तैयार माल में बनाना और फिर उसको उपभोक्ताओं तक पहुँचाना। उपभोक्ता मतलब हम उन चीज़ों को खरीदते हैं, वो होते हैं उपभोक्ता। तो व्यवसाय में क्या किया जाता है? क्योंकि कुछ व्यवसाय ऐसे होते हैं जो मालों को बनाते हैं, कच्चे माल से तैयार माल में तैयार करते हैं। जैसे गन्ने से चीनी, कपड़े से शर्ट बनाना। और कुछ व्यवसाय ऐसे होते हैं जो उन चीज़ों को खरीद कर उपभोक्ता यानी हम लोगों तक पहुँचाते हैं, तो वो भी व्यवसाय में ही आते हैं। ठीक है, समझ में आ गया ना? यानी व्यवसाय क्या होता है, समझ में आ गया ना कि काम कोई भी काम करने के बदले पैसे प्राप्त करना, माल को बेचना, खरीदना, उसके बदले पैसे मिलना। व्यवसाय की विशेषताएँ, पहली विशेषता क्या है? आर्थिक क्रियाएँ। आर्थिक क्रियाएँ को पता चल ही गया, आर्थिक क्रिया है ये, क्योंकि इसको करने के बदले पैसे मिलते हैं। व्यवसाय के अंतर्गत केवल आर्थिक क्रियाओं को ही शामिल किया जाता है। आर्थिक क्रियाओं का तात्पर्य माल व सेवाओं के आदान-प्रदान द्वारा धन प्राप्ति से है। यानी कि व्यवसाय में सिर्फ़ हम आर्थिक क्रिया को ही ले सकते हैं, क्योंकि व्यवसाय कभी भी किसी का व्यवसाय ये नहीं है कि वो फ्री में कर रहा है, क्योंकि व्यवसाय का मतलब ही ये है कि वो पैसे कमा रहा है, प्रॉफ़िट मिल रहा है उसको। किसी भी मतलब कि वो सेवाओं का या किसी भी माल का आदान-प्रदान, यानी कि पहले वो माल को खरीद रहा है, फिर वो बेच रहा है हमको, तो उसके बदले उसको पैसे मिल रहे हैं, ठीक है? और दूसरा, वस्तु एवं सेवाओं का हस्तांतरण, यानी कि अदला-बदली करना। अदला-बदली मतलब पहले उसने किसी से माल खरीदा, फिर हमको उसने बेच दिया, तो अदला-बदली हुई ना। देखो, व्यवसाय के लिए वस्तुओं या सेवाओं का हस्तांतरण नितांत आवश्यक है। यानी कि व्यवसाय के लिए इसके एक लाइन का मतलब ये हुआ कि जो व्यवसाय कर रहा है व्यक्ति, वो अगर माल खरीद रहा है, तो वो हमें माल बेचना चाहिए, तभी वो व्यवसाय कहलाएगा। मैंने अभी बताया था ना आपको कि एक दुकानदार है, वो दुकान चलाता है रोज़ डेली और वो माल बेचता है, तो वो व्यवसाय है। लेकिन वो अगर वही माल बाज़ार से अपने घर के इस्तेमाल के लिए लाता है, अपने निजी प्रयोग के लिए लाता है, तो वो व्यवसाय नहीं कहलाएगा। तो क्या मतलब हुआ? हस्तांतरण यानी अदला-बदली करना ज़रूरी है।
मतलब माल को खरीदना फिर उसको उपभोक्ताओं को बेचना ज़रूरी है, तो वही कहलाएगा व्यवसाय। इसका अभिप्राय यह है कि यदि कोई व्यक्ति स्वयं के उपभोग के लिए किसी वस्तु या सेवा का क्रय करता है तो वह क्रिया व्यवसाय नहीं होगी। समझ में आ गया ना? अगर वो निजी प्रयोग के लिए, अपने इस्तेमाल के लिए, अपने घर के इस्तेमाल के लिए वो करता है तो वो व्यवसाय नहीं कहलाएगा। देखो जैसे मैंने आपको बताया था ना उदाहरण, यदि कोई दुकानदार बाजार से अपने घर के प्रयोग के लिए सामान लाता है या खरीदता है तो वह व्यवसाय नहीं है, ठीक है। लेकिन यदि यह वही सामान दुकान पर बेचने के लिए लाता है तो वह व्यवसाय कहलाएगा, ठीक है। समझ में आ गया ना? तीसरा है व्यवहारों में निरंतरता। निरंतरता मतलब रेगुलर, डेली होना चाहिए वो काम, ये नहीं कि एक दिन किया फिर नहीं, नहीं डेली होना चाहिए। जैसे उस व्यक्ति ने बताया था ना एग्जाम्पल में कि स्कूटर था पुराना हो गया फिर उसने बेच दिया और बदले में नया स्कूटर खरीद लिया, लेकिन उसने वो एक दिन किया, वो डेली ये काम नहीं करता है, वो इसका काम नहीं है कि वो डेली पुराने स्कूटर बेचता है नए खरीदता है, तो व्यवसाय नहीं होगा उसको। वो अगर वो काम डेली करता है, रोज़ करता है तो व्यवसाय होगा। व्यवसाय में क्रय विक्रय का निरंतर होना आवश्यक है, यदि यह कभी-कभी होता है तो यह व्यवसाय नहीं है, ठीक है। उदाहरण के लिए जैसे देखो, एक व्यक्ति ने अपना स्कूटर पुराना होने पर बेच दिया और नया खरीद लिया, यह क्रय विक्रय तो है लेकिन लगातार नहीं होती। यानी क्रय विक्रय तो किया उसने, यानी कि माल को पहले उसने बेचा और वापस उसने एक नया ले लिया, तो क्रय भी किया विक्रय भी किया, लेकिन वो डेली बेस पे नहीं करता, रेगुलर नहीं करता, रोज़ नहीं करता, निरंतरता नहीं है उसके काम में, तो व्यवसाय नहीं है। अगला क्या है, लाभ का उद्देश्य, यानी कि बदले में पैसा मिलना चाहिए। उद्देश्य क्या होना चाहिए, लाभ, कि प्रॉफिट हो, फ़ायदा होना चाहिए। व्यवसाय का उद्देश्य लाभ होना चाहिए, कि हम कोई भी काम कर रहे हैं उसके बदले में पैसे मिलने चाहिए, फ़ायदा होना चाहिए हमें, ठीक है। उपभोक्ता संतुष्टि, यानी कि हम जो माल खरीद रहे हैं उससे संतुष्ट होना चाहिए, कि हमने जो उस दुकानदार से जो सामान खरीदा है हाँ वो अच्छा है, तभी वो लोग तभी कहलाएंगे कि वो एक सफल व्यवसाय है। व्यवसाय को अधिक लाभ कमाने हेतु तथा सफलता प्राप्ति हेतु उपभोक्ताओं की पसंद के अनुरूप ही वस्तुएं एवं सेवाएं उपलब्ध करानी चाहिए। यानी कि व्यवसाय एक सफल तभी कहलाएगा जब वो अपने बाजार में लोगों को जो माल बेच रहा है, जब वो अच्छा माल बेचे, यानी कि उपभोक्ताओं को जो जिस तरह का माल चाहिए, जिस क्वालिटी में माल चाहिए वो उसी तरह का बेचे, तभी वो व्यवसाय कहलाएगा, ठीक है। समझ में आ गया ना? तो अगला क्या है, पेशा, प्रोफेशन। ये आपको समझाया था ना क्या होता है, कि इसके अंतर्गत व्यक्ति विशिष्ट ज्ञान प्राप्त करके दूसरे व्यक्तियों को निर्देशन, मार्गदर्शन या परामर्श देता है। जैसे टीचर है, गवर्नमेंट टीचर है, उस उसके पास बहुत अच्छा ज्ञान होता है ना, वो हमें मतलब यानी स्टूडेंट्स को हमें पढ़ाते हैं, अच्छा रास्ता दिखाते हैं, करियर के बारे में समझाते हैं, तो वो क्या होता है, प्रोफेशन, ठीक है। और उसकी विशेषताएं पढ़ते हैं, पेशे की विशेषताएं। विशिष्ट ज्ञान एवं तकनीकी कौशल, यानी कि उसके अंदर विशिष्ट ज्ञान होता है, मतलब उसके अंदर एक विशेष प्रकार का ज्ञान होता है, कि मतलब वो पढ़ा लिखा होता है। और तकनीकी कौशल यानी कि टेक्निक्स के बारे में उसको पता होता है, कि हम किस तरह से इस काम को करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से हो सकेगा। यानी कि न्यू न्यू मेथड्स वो हमें समझाते हैं कि तुम इस काम को इस तरह से करोगे तो वो अच्छे से हो जाएगा। एक पेशेवर व्यक्ति में विशिष्ट ज्ञान एवं तकनीकी चातुर्य होना चाहिए। एक साधारण व्यक्ति पेशे को नहीं चला सकता। यानी एक नॉर्मल व्यक्ति जो पढ़ा लिखा नहीं है, उसमें इतना ज्ञान नहीं है, इतना पढ़ा लिखा नहीं है कि वो इस काम को कर सके, इतना चातुर्य यानी कि चतुर नहीं है, चालाक नहीं है। क्योंकि एक पढ़ा लिखा इंसान ही समझ सकता है ना कि इस काम को अगर हम इस तरह से करेंगे, इस तरह से करेंगे, अगर हम इस तरह से ना करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से होगा, ठीक है। तो विशिष्ट ज्ञान एवं तकनीकी कौशल। प्रशिक्षण एवं अनुभव प्राप्त करने की औपचारिक व्यवस्था। प्रशिक्षण यानी कि ट्रेनिंग, कि हम जो जो डॉक्टर है, टीचर है, कोई भी है, कि उसकी ट्रेनिंग प्राप्त करने की कोई भी औपचारिक व्यवस्था होनी चाहिए, कोई तरीका होना चाहिए, तभी वो प्रोफेशन कहलाएगा। अगर इंडिया में कोई प्रोफेशन कर रहा है और उसकी कोई पूरी इंडिया में कहीं भी कोई ट्रेनिंग का संघ ही नहीं, कोई कंपनी ही नहीं है, कहीं पर कोई उसको ट्रेनिंग मिलती ही नहीं है, मतलब कोई कोई बना ही नहीं है कि वहाँ उसको ट्रेनिंग मिल सके, तो वो प्रोफेशन नहीं कहलाएगा। पेशे का प्रशिक्षण व अनुभव प्राप्त करने के लिए औपचारिक व्यवस्था होनी चाहिए। उसी क्रिया को पेशा कहा जा सकता है जिसका ज्ञान प्राप्त करने के लिए संस्थाएं उपलब्ध हो। यानी कि संस्थाएं होनी चाहिए इंडिया में। अगर कोई ऐसा काम है जो आप कर रहे हो, पेशेवर है, लेकिन उसकी कोई संस्था है ही नहीं, कि आपको ट्रेनिंग कहाँ से लेनी है आपको पता ही नहीं, कहीं से वो आप मतलब इंडिया में है ही नहीं उसकी ट्रेनिंग देने का कुछ, तो वो नहीं होगा। जैसे टीचर की ट्रेनिंग देने के लिए है, संस्थाएँ हैं, टीचिंग की ट्रेनिंग दी जाती है, इंटर्नशिप होती है, ठीक है? डॉक्टर्स की होती हैं, वकालत की होती हैं, तो इन सब को पेशा माना जाता है। ठीक है, समझ में आ गया ना? विशिष्ट ज्ञान, तकनीकी कौशल होना चाहिए। प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग प्राप्त करने का औपचारिक मतलब होता है वैधानिक, लीगली, इल्लीगल नहीं होना चाहिए, लीगली कानूनी तरह से होना चाहिए। अगला आता है हमारा प्रतिनिधि पेशेवर संख्या होना, यानी कि
ट्रेड यूनियन, प्रतिनिधि पेशेवर संघ का होने का मतलब होता है कि जैसे कोई एक व्यक्ति भी हो सकता है, कोई संस्था भी हो सकती है, कि मतलब जो कोई एक होता है सारे लोगों के द्वारा, या जो जितने पेशे होते हैं, कोई कंपनियाँ होती हैं, उन लोगों के द्वारा उस एक व्यक्ति को या उस एक संस्था को चुना जाता है, या सरकार की, या फिर सरकार के द्वारा उस एक व्यक्ति को चुना जाता है, ठीक है? और वो क्या करता है फिर? वो जितने पेशेवर लोग होते हैं उस कंपनी में, उन लोगों को नियंत्रण करता है, उन लोगों की मतलब उन लोगों के लिए नियम बनाता है, उन लोगों को समझाता है, मार्गदर्शन करता है। तो प्रतिनिधि पेशेवर संघ का होना, यानी इंडिया में उस प्रतिनिधि पेशेवर संघ का होना, यानी कि जो हम कर रहे हैं, जो भी पेशा कर रहे हैं, उसका संघ होना चाहिए, कि मतलब वो हमें नियंत्रण करे, वो हमें समझाए, ठीक है? जैसे हमने बताया था ट्रेनिंग का संस्था होनी चाहिए, उसी तरह पेशेवर संघ का यानी ट्रेड यूनियन होनी चाहिए। कोई एक जैसे कंपनी मान लो, जैसे क्लास में, मैं आपको क्लास को समझाती हूँ। जैसे स्टूडेंट्स होते हैं, तो कोई एक मॉनिटर चुना जाता है ना टीचर्स के द्वारा, या फिर स्टूडेंट्स के द्वारा ही वो एक मॉनिटर चुना जाता है, और वो हमारी सारी शिकायतें टीचर को बताता है, या फिर हम कुछ कहना चाहते हैं तो वो टीचर को बताता है, या फिर टीचर कुछ कहता है तो वो काम करता है। उसी तरह एक प्रतिनिधि पेशेवर संघ होता है, जो अपने सारे कर्मचारियों के बारे में अपने सरकार को बताता है, उनको नियंत्रित करता है, यानी कर्मचारियों को नियंत्रित करता है। तो क्या करता है वो? अपने सदस्यों के व्यवहार, यानी कि व्यवहार को नियंत्रित करता है, यानी जो भी वो काम करते हैं उसको नियंत्रित कर, वो सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, वो उन सब के बारे में बताता है। अपने सदस्यों की छवि को एक पेशेवर के रूप में बनाना और विकसित करना, उसका काम होता है कि जो पेशेवर रूप लोग हैं, जो काम कर रहे हैं, उनकी छवि यानी कि उनकी इमेज को अच्छा बनाना, उनको विकसित करना, लोगों में उनके प्रचार करना कि हाँ, ये एक अच्छा काम करते हैं, लोग इनकी मतलब जो वो सेवा कर रहे हैं वो अच्छा है, लोग इनकी बातें मानें, इनके पास आएँ, उनकी छवि अच्छी, उनकी इमेज अच्छी बनाते हैं वो, ठीक है? आचार संहिता, आचार संहिता का मतलब होता है नियम, नियम जो, ठीक है? नियम मतलब जैसे कि हमें ये काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इस तरह से करना चाहिए, लॉयल रहना चाहिए, ऑनेस्टी रहना चाहिए, यानी ईमानदार होना चाहिए। एक पेशे के सदस्य निर्धारित आचार संहिता का पालन करने के लिए बाध्य होते हैं, यानी कि जैसे डॉक्टर है, वकालत है, ये तभी बन सकते हैं जब पहले इन्हें कोई एक डॉक्यूमेंट दिया जाता है जिस पे लिखा होता है कि आपको ये नियम मानने पड़ेंगे। अगर वो उस नियमों को पालन करते हैं, तभी वो उस पेशे को अपना सकते हैं, उस पेशे को, उस काम को कर सकते हैं। आचार संहिता मतलब नियमों को मानना। आचार संहिता दिशा निर्देशों का एक समूह होता है जिसमें नियम, ईमानदारी, सत्यनिष्ठा आदि ये सब होते हैं, यानी कि नियम होते हैं, ईमानदार रहना है आपको, कोई गलत काम नहीं करना, ईमानदार रहना है, सत्यनिष्ठा, सच बोलना है, झूठ नहीं बोलना, ठीक है? अगर आपसे कोई गलती हो गई तो सच बोलना है, झूठ नहीं बोलना। तो आचार संहिता मतलब नियमों को मानना है, नियमों का पालन करना। आर्थिक स्वार्थ के स्थान पर सेवा भावना को प्राथमिकता। तो पेशे में एक ये सबसे बड़ी विशेषता होती है और सबसे मेन होती है, क्योंकि वो पेशे का काम करते हैं। वो एक तो उनके पास एक अच्छा ज्ञान होता है, ठीक है? तो और वो लोगों की सेवा करते हैं। तो आर्थिक स्तर, पैसे तो मिलते हैं, देखो उन्हें बदले में पैसे तो मिल रहे हैं, अब उनको लाभ भी चाहिए, वो करते ही इसलिए ताकि उन्हें ज़्यादा पैसे मिल सकें। लेकिन आर्थिक स्वार्थ के स्थान पर सेवा भावना को प्राथमिकता देना, क्योंकि वो जैसे डॉक्टर है, इलाज करता है। अब वो अपना पैसों के लिए आर्थिक स्वार्थ, यानी कि इसका मतलब ये नहीं है कि उसको पैसे चाहिए तो वो कुछ भी कर ले, जैसे कुछ झूठ बोल दे या कुछ ऐसा बोल दे कि जिसकी वजह से ज़्यादा पैसे मिल सके। उसको आर्थिक स्थान पर सेवा भावना होनी चाहिए, लोगों की सेवा करना ज़्यादा ज़रूरी होना चाहिए, कि उसको ये होना चाहिए कि हाँ, मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं एक अच्छा काम कर सकता हूँ, तो मैं सेवा करूँ लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है? तो एक पेशेवर व्यक्ति विशेष ज्ञान प्राप्त करके अपनी आजीविका चलाते हैं, लेकिन समाज सेवा उसका मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। डॉक्टर है, वकील है, कोई टीचर है, कोई भी है, जो भी है, उसका पैसे कमाना तो होता ही होता है, लेकिन उसका सबसे मेन उद्देश्य होना चाहिए कि वो लोगों की सेवा करे, बिना किसी स्वार्थ के, ठीक है? तो हमारे 2 हो चुके हैं, व्यवसाय एंड पेशा। तीसरा क्या है हमारा? रोज़गार। देखो रोज़गार क्या होता है? आपको पता चल गया था रोज़गार क्या होता है? रोज़गार वह आर्थिक क्रिया है जिसमें लोग दूसरों के लिए काम करते हैं तथा बदले में पारिश्रमिक प्राप्त करते हैं। पारिश्रमिक यानी वेतन भी हो सकता है, सैलरी तथा मज़दूरी, यानी कि दिहाड़ी आदि के रूप में हो सकता है। बताया था ना रोज़गार क्या होता है, कि जैसे हम दूसरे के घर में काम करने जा रहे हैं, ठीक है? और उसके बदले में पैसे मिल रहे हैं, मतलब हम मालिक की सारी बातें मान रहे हैं। हम एक तरह से नौकर हैं। हम रोज़ सुबह जाते हैं, शाम को आते हैं और बदले में हमें महीने पे सैलरी मिलती है। ये होता है रोज़गार। तो इसकी विशेषताएँ पढ़ते हैं। पहली विशेषता क्या है? दूसरों के लिए सेवा, कि मैं दूसरों के लिए रोज़गार में सेवा होनी चाहिए, यानी कि रोज़गार में दूसरों के लिए सेवा भावना का होना आवश्यक है, कि हम जिस इंसान के लिए काम कर रहे हैं, जिस घर में काम कर रहे हैं, जिस कंपनी में काम कर रहे हैं, हमारा मेन उद्देश्य ये होना चाहिए कि हम उसकी सेवा करें ताकि हमारी सैलरी बढ़ सके। हम करते आते हैं ना कि अच्छा काम करेंगे तो ज़्यादा सैलरी मिलेगी, तो इसका मतलब यही होता है कि दूसरों के लिए सेवा भावना होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि अरे मुझे तो बस पैसे कमाने हैं, कुछ भी करो।
ये मरे या जिए ऐसा नहीं, सेवा करना होना चाहिए, ठीक है? क्योंकि आपका मालिक ज़्यादा से ज़्यादा कमाएगा तभी तो आपको अच्छी सैलरी मिलेगी ना। आप उसके साथ लॉयल रहोगे, ऑनेस्टली रहोगे, उसकी अच्छी सेवा करोगे, उसके सारे नियम मानोगे तभी तो आपको अच्छी सैलरी मिलेगी। दूसरों के लिए सेवा भावना। व्यक्तिगत सेवा। व्यक्तिगत सेवा का मतलब होता है कर्मचारी को सेवा स्वयं ही प्राप्त करनी होती है। इसका मतलब क्या होता है कि वह अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से सेवा नहीं करवा सकता। मतलब हम अगर किसी कंपनी में काम करते हैं, तो हम अपनी जगह किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं भेज सकते कि आज मैं बीमार हूँ यार, तू चला जा, या फिर 4-5 दिन तू मेरी जगह काम कर ले और जो मैं काम करता हूँ वो कर ले। नहीं, हमें खुद ही जाना पड़ेगा, खुद ही वो काम करना होगा, यानी कि व्यक्तिगत सेवा। हमने समझौता किया है, हमने उस मालिक को प्रॉमिस किया, वादा किया है कि हम काम करेंगे और वो उसके बदले हमें महीने पर सैलरी देगा। तो व्यक्तिगत सेवा होनी चाहिए, हम अपनी जगह किसी दूसरे इंसान को नहीं भेज सकते। तीसरा क्या है? समझौता। रोज़गार एक विशेष समझौते के अधीन प्राप्त होता है। समझौते में नियुक्ति का आधार, जैसे स्थायी, अस्थायी, लिखा जाता है। इसी प्रकार पारिश्रमिक के आधार, जैसे वेतन, कमीशन, फीस आदि। इसका मतलब क्या हो देखो, समझौते का मतलब जब भी हम उस नौकरी पे लगते हैं, हम किसी कंपनी में जा काम कर रहे हैं या किसी के घर काम कर रहे हैं, तो पहले हम ये तय करते हैं कि वो मालिक हमसे पूछता है कि पहले तुम ये बताओ कि तुम स्थायी काम करोगे या अस्थायी? यानी तुम डेली आओगे या नहीं आओगे, यानी तुम कितने साल तक काम करोगे। कहीं ऐसा तो नहीं कि 1 महीना काम किया और निकल गए, 1 दिन काम किया और चले गए। तो स्थायी रूप से यानी परमानेंट हो सकता है, या फिर तुम 4-5 साल तक काम कर रहे हो, 5-6 साल तक काम कर रहे हो, वो स्थायी। अस्थायी मतलब जैसे अस्थायी होता है दिहाड़ी, कभी-कभी जाना, 1 दिन चले गए, 2 दिन नहीं गए, 5 दिन चले गए, 10 दिन नहीं गए, वो होता है अस्थायी। ठीक है? नियुक्ति यानी जो हमें नियुक्त करता है, जो हमें उस नौकरी पर रखता है, तो उसको कहते हैं नियुक्ति का आधार, यानी अस्थायी हो सकता है और स्थायी भी। और पारिश्रमिक के आधार, जैसे वेतन, कमीशन। वेतन यानी सैलरी, कि हमें सैलरी मिलेगी या सैलरी किस तरह मिलेगी, ये भी तय होता है। कमीशन, अगर हम कोई एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं, कुछ वो हमें कुछ करने के लिए दे रहे हैं एक्स्ट्रा, हमारे काम से एक्स्ट्रा, तो हमें कमीशन मिलेगा या नहीं मिलेगा। फ़ीस, अगर हम जैसे कुछ काम करते हैं उसके बदले फ़ीस मिलती है ना हमें, तो फ़ीस मिलेगी या नहीं मिलेगी, वो सब तय किया जाता है, यानी कि समझौता। ठीक है? समझौता यानी कि एग्रीमेंट, वो पहले किया जाता है। पूँजी की आवश्यकता नहीं। देखो, मैंने बताया ना कि रोज़गार में क्या होता है, मालिक और नौकर। तो हम काम करने के पूँजी यानी कि पैसों की ज़रूरत तो होती है। पैसे तो हम उसको देते नहीं, बल्कि वो हमें देता है पैसे। रोज़गार में पूँजी की आवश्यकता नहीं होती, यानी पूँजी कर्मचारी को नहीं, स्वामी की होती है। या स्वामी मतलब मालिक। जो उस कंपनी में जो जितनी भी पूँजी होती है, जितना भी पैसा लगा होता है उस कंपनी में, वो सारा पैसा स्वामी यानी मालिक का होता है, ओनर का होता है। रोज़गार जो करते हैं, जो नौकर होते हैं, उनका पैसा बिल्कुल भी नहीं होता। वो सिर्फ़ काम करते हैं, उनके बदले में सैलरी लेते हैं। ठीक है? जोखिम नहीं। देखो, जोखिम तो होता नहीं बिल्कुल भी। अगर हम सैलरी ले रहे हैं, महीने पे काम कर रहे हैं डेली, तो हम चाहें, अगर मान लो हमें कुछ काम पड़ गया, हमें कुछ घर में कुछ अर्जेंट हो गया, या फिर हमें अपने गाँव जाना है, हमें काम छोड़ना है, तो हम छोड़ सकते हैं। फिर ऐसा नहीं है कि छोड़ देंगे तो हमें नुकसान हो जाएगा, हम दूसरी नौकरी कर सकते हैं। तो रोज़गार में निहित जोखिम स्वामी का होता है, यानी उस कंपनी में जितना भी जोखिम होता है वो स्वामी का होता है। अगर हम काम छोड़ेंगे तो हमसे ज़्यादा नुकसान स्वामी को यानी कि ओनर को होगा। हम तो दूसरी नौकरी कर सकते हैं, वो ढूँढ सकता है दूसरा नौकर, लेकिन उसको थोड़ा टाइम लगता है। यानी कि उस कंपनी में जितना भी जोखिम होगा, वो सारा जोखिम स्वामी को उठाना पड़ता है, यानी ओनर को उठाना पड़ता है, रोज़गार करने वालों को नहीं। ठीक है? नियोक्ता की प्रकृति। नियोक्ता कोई भी हो सकता है, जैसे सरकार, सरकारी उपक्रम, निजी संस्था आदि। नियोक्ता बताया था ना क्या होता है? जो हमें नौकरी पर रखता है, जो हमें नौकरी दे रहा है, ठीक है? जो हमें नौकरी का प्रस्ताव दे रहा है, तो वो कुछ भी हो सकता है, सरकार भी हो सकती है, सरकार भी हमें काम देता है, सरकारी काम सरकार के लिए भी तो काम करते हैं हम, जिनमें पढ़े-लिखे की ज़रूरत भी नहीं होती। जैसे सरकारी में जैसे जो सफाई कर्मचारी होते हैं, इन्हें सरकार ही नियुक्त करता है। सरकारी उपकरण, तो सरकार के द्वारा बनाई गई कोई कंपनी भी हो सकती है, निजी संस्थान भी हो सकते हैं, यानी प्राइवेट कंपनी भी हो सकती है, ठीक है? प्राइवेट फर्म भी हो सकती है, ठीक है? समझ आ गया ना आपको ये तीनों? देखो, अब करते हैं हम इन तीनों में अंतर। तो आपने अब तक जितना ही पढ़ा, उनकी विशेषताएँ, उनका मीनिंग। अगर आपको ज़्यादा अच्छे से समझ नहीं है, तो अब आपको और अच्छे से समझ में आएगा जब हम इनमें अंतर करेंगे कि डिफ़रेंस क्या है इन तीनों में। तो देखो, व्यवसाय, पेशा और रोज़गार। व्यवसाय का मतलब आपको बता दिया था, क्या होता है? जो निरंतर होता है, डेली होता है, जिसके बदले हमें पैसे मिल रहा है, जो हम लाभ कमाने के उद्देश्य से कर रहे हैं कि हमें इसके बदले पैसे मिले। पेशा क्या होता है कि इसमें हम ज़्यादा पढ़े-लिखे की ज़रूरत होती है, ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। और रोज़गार में क्या बताया था कि हम नौकर होते हैं एक तरह से, हम मालिक के अनुसार चलते हैं, मालिक हमें सैलरी देता है, वेतन देता है, ठीक है? तो हम शुरू करते हैं, पहला क्या है? प्रारंभ। यानी कि व्यवसाय, प्रारंभ यानी शुरू करना। व्यवसाय शुरू करने के लिए क्या किया जाता है? कुछ वैधानिक कार्यवाही पूरी करके शुरू किया जा सकता है। यानी कि
व्यवसाय को शुरू करने के लिए कुछ वैधानिक कार्रवाई की जाती है, यानी कि लीगली कुछ किए जाते हैं, डॉक्यूमेंट्स वगैरह दिए जाते हैं, कुछ भी, कुछ कागज़ वगैरह किए जाते हैं, एग्रीमेंट वगैरह किए जाते हैं सरकार के साथ या फिर सरकारी उपक्रम के साथ, तभी हम शुरू कर सकते हैं, ठीक है। और पेशा, इससे संबंधित अधिकारी से प्रमाण पत्र लेकर शुरू किया जा सकता है। प्रमाण पत्र मतलब समझ में आ गया ना, जैसे डॉक्टर बनना है, तो हम क्या करते हैं, पहले हम एमबीबीएस वगैरह करते हैं और फिर हम ट्रेनिंग वगैरह लेते हैं और उसके बदले कोई हमें सर्टिफिकेट देता है कि हाँ, अब तुम डॉक्टर बन सकते हो। यानी कि किसी भी संबंधित, यानी कि डॉक्टरी से संबंधित हमें प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है, उसको लेकर हम शुरू कर सकते हैं, ठीक है। रोज़गार में क्या होता है, नियुक्ति पत्र से शुरू होता है, यानी कि जो भी हमें नौकरी दे रहा है वो कुछ भी हमसे डॉक्यूमेंट्स मांग सकता है, आधार कार्ड, पैन कार्ड वगैरह, और उससे शुरू हो जाता है एग्रीमेंट। कार्य है, इसमें क्या काम होता है, वस्तुओं व सेवा को उत्पादन एवं क्रय विक्रय, यानी वस्तु सेवा को माल, कच्चे माल से तैयार माल में तैयार करना या फिर वस्तु को खरीद कर उन्हें बेचना। पेशे में क्या होता है, एक विशेषज्ञ के रूप में व्यक्तिगत सेवा, यानी एक पढ़े लिखे इंसान के रूप में हम दूसरों को सेवाएं देते हैं। समझौते के अनुसार नियोक्ता द्वारा सौंपा गया काम करना, यानी कि हम जिस भी कंपनी में काम करते हैं वो हमें जो भी काम करने के लिए बोलते हैं हम उस काम को करते हैं। जोखिम होता है या नहीं होता, देखो व्यवसाय में जोखिम ज़्यादा होता है, क्योंकि व्यवसाय कितनी पूंजी लगाते हैं, पैसा लगाते हैं, फिर उसमें लीगली काम भी करते हैं, नौकर्स भी रखते हैं, बहुत सारे नौकर, कंपनी मैनेजर भी रखते हैं, कितना कुछ करते हैं ना हम, तो उसमें बहुत सारा जोखिम तो होता ही है। क्योंकि अगर वेबसाइट डूब गया, खत बंद हो गया तो बहुत नुकसान हो जाता है ना, क्योंकि इसमें बिल्डिंग भी हमारी होती है, ज़मीन भी हमारी, फिर पैसा, फिर उसका किराया भी दे सकते हैं। और देखो पेशे में क्या होता है, जोखिम कम होता है, मतलब व्यवसाय से कम होता है, बिल्कुल कम नहीं होता लेकिन कम होता है, ठीक है। रोज़गार, इसमें जोखिम नहीं होता बिल्कुल भी, हम कभी भी काम को छोड़ सकते हैं और दूसरा काम ले सकते हैं। योग्यता है, यानी एजुकेशन की ज़रूरत है नहीं। देखो व्यवसाय में किसी औपचारिक योग्यता का होना ज़रूरी नहीं है, यानी कि कोई ज़रूरी नहीं है लीगली हो, कोई लीगली पढ़ा लिखा है, हाँ उसको एकदम सरकार के द्वारा उसको कोई प्रमाण पत्र मिला हुआ है कि हाँ ये तभी कर सकता है कि ये पढ़ाई करे, ज़रूरी नहीं है। हम 10वीं पास करके भी बिजनेस कर सकते हैं, 12वीं करके भी कर सकते हैं, ग्रेजुएशन मतलब कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है। पेशे में औपचारिक योग्यता का होना बहुत ज़रूरी है, मतलब एक इंसान डॉक्टर तभी बन सकता है जब वो पहले 10th करे, फिर 12th करे, फिर ग्रेजुएशन करे, उसके लिए ग्रेजुएशन में भी बीएससी करे, फिर एमबीबीएस करे, मतलब कितनी लीगली बताई गई है सरकार की तरफ से कि आपको ये सब करनी पड़ेंगी तभी आप डॉक्टर बन सकते हो, ठीक है। उसी तरह से पेशे में मतलब औपचारिक योग्यता का होना बहुत ज़रूरी है। और देखो रोज़गार में सभी के लिए औपचारिक योग्यता का होना ज़रूरी नहीं है, यानी कि रोज़गार के लिए ज़रूरी नहीं है कि पढ़ा लिखा इंसान होना, और जैसे मैनेजर है उसके लिए ज़रूरी है कि थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा हो ताकि वो पढ़ाई लिखाई काम कर सके, तो उसके लिए 10th-12th पास हो सकता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है, हर किसी के लिए नहीं, ठीक है। दूसरा क्या है, उद्देश्य क्या होता है, व्यवसाय का उद्देश्य लाभ कमाना होता है, और पेशे का सेवा करके आय अर्जित करना, यानी कि दूसरों की सेवा करके पैसे लेना। और रोज़गार में क्या होता है, वेतन में मजदूरी के रूप में आय, उसको सैलरी या दिहाड़ी मिलती है। कुशलता की परख, यानी कि हम कैसे कह सकते हैं कि ये व्यवसाय अच्छा सफल है, रोज़गार सफल है या नहीं। पेशा, तो व्यवसाय में हम ये देख सकते हैं कि वो कितना लाभ है, अगर ज़्यादा लाभ कमा रहा है, अर्जित किया गया लाभ, उसके जितना वो प्रॉफ़िट कमाता है हम उससे कह सकते हैं कि हाँ, ये व्यवसाय सफल है। सेवा की क्वालिटी, कि जो पेशा है, पेशेवर व्यक्ति है, डॉक्टर है, वकील है, टीचर है, जो वो काम कर रहा है उसकी क्वालिटी, यानी कि वो जो काम कर रहा है उसके लोग उसके काम को पसंद कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से हम देख सकते हैं कि उसका काम किस तरह का है। जॉब के प्रति समर्पण भावना, कि मतलब हम जो जॉब कर रहे हैं, रोज़गार में जो भी काम कर रहे हैं, हमारे उसके प्रति कितनी भावना है, कि हम कितनी दिल से काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, इसके आधार पे हम देख सकते हैं कि वो अच्छा काम कर रहा है या नहीं, ठीक है। देखो, तो हमने इन तीनों के बारे में तो पढ़ लिया, विशेषता है, उसका मतलब, उसके अंतर, आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो हम देखते हैं व्यवसाय के उद्देश्य, यानी कि व्यवसाय जो होता है वो किस उद्देश्य से किया जाता है। तो देखो, जो व्यवसाय करने वाला व्यक्ति होता है ना, वो 2 उद्देश्य सोचता है। एक तो सोचता है कि मैं लाभ कमाऊँ, यानी कि आर्थिक उद्देश्य। आर्थिक उद्देश्य का मतलब बताया था ना, आर्थिक क्रिया है, सेम वही है। आर्थिक उद्देश्य यानी लाभ कमाना, कि वो किस तरह लाभ कमा सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा कैसे लाभ कमाए, वो ये सोचता है। दूसरा होता है सामाजिक उद्देश्य। अब देखो कोई व्यक्ति अगर व्यवसाय शुरू कर रहा है तो उसका मेन तो यही होता है कि वो लाभ कमाए, लेकिन साथ-साथ वो सामाजिक उद्देश्य से भी सोचता है, क्योंकि सरकार बोलती है कि जो भी व्यवसाय शुरू करेगा वो समाज में भी योगदान देना चाहिए। तो सामाजिक उद्देश्य भी होता है कि समाज में किस तरह वो अच्छा योगदान दे, किस तरह मतलब किस तरह अच्छे से रहे कि लोग उसके व्यवसाय को पसंद करें, उसके द्वारा बनाई गई वस्तुओं को पसंद करें। तो आर्थिक उद्देश्य यानी किस तरह से ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाए। सामाजिक उद्देश्य यानी किस तरह क्या काम करे कि वो जिसके बदले लोग उसको ज़्यादा पसंद करें, उसके व्यवसाय के बनाई हुई वस्तुओं को ज़्यादा खरीदें। तो पहले करते हैं आर्थिक उद्देश्य।
तो आर्थिक उद्देश्य में क्या होता है? पहला होता है लाभ अर्जित करना। व्यवसाय को लंबे समय तक जीवित रखने के लिए लाभ अर्जित करना अति आवश्यक है। तो व्यवसाय का मालिक ये सोचता है कि किस तरह से वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाए, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाएगा तभी तो उसका व्यवसाय ज़्यादा समय तक रहेगा, है ना? क्योंकि अगर वो ज़्यादा हानि में रहेगा, लॉस में रहेगा, पैसे ही नहीं आएँगे, लाभ ही नहीं होगा, तो व्यवसाय जल्दी बंद हो जाएगा ना। तो लाभ अर्जित इसलिए किया जाता है ताकि व्यवसाय उसका लंबे समय तक जीवित रहे। ग्राहक सृजन, इसका अभिप्राय अधिक से अधिक उपभोक्ताओं को अपने उत्पादों की ओर आकर्षित करना। इसका मतलब ये होता है कि वो लोगों को अपनी ओर ज़्यादा से ज़्यादा आकर्षित करे, क्योंकि लोग अगर ग्राहक ज़्यादा से ज़्यादा उसका माल खरीदेंगे, तभी तो ज़्यादा से ज़्यादा पैसे मिलेंगे ना। क्योंकि पैसे देखो, आर्थिक क्रिया का मतलब ये होता है ना, आर्थिक उद्देश्य ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाना। तो वो ज़्यादा से ज़्यादा कैसे पैसे कमा सकता है? क्योंकि वो ग्राहक सृजन, यानी कि वो लोगों को किस तरह से वो ये सोचता है कि क्या किया जाए जिसके बदले लोग ज़्यादा से ज़्यादा उसका सामान खरीदें और ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमा सकें। नव प्रवर्तन, इसका अभिप्राय कुछ नया करने से है, जैसे उपभोक्ताओं को अधिक सुविधाएं उपलब्ध कराना, नया उत्पाद तैयार करना, पुराने उत्पादों का उपयोग का नया तरीका बताना आदि। इसमें ना ये सोचता है जो मालिक होता है कि वो कोई नया काम करे, अपनी बिज़नेस में कुछ नया करे, दूसरे बिज़नेस के मुकाबले कुछ ऐसा करे कि लोग उसका माल ज़्यादा से ज़्यादा खरीदें। जैसे उपभोक्ता को अधिक सुविधा उपलब्ध कराना, ठीक है? जैसे मान लो वो सामान बेच रहा है, माल खरीद रहा है और बेच रहा है, या फिर माल बना रहा है फिर बेच रहा है। तो क्या कर सकता है कि वो डिलीवरी कर सकता है फ्री में, कि वो उनके घर तक पहुँचा के आए। तो लोग सोचेंगे कि जाने की ज़रूरत भी नहीं है, हम पसंद करके आएँगे कि हाँ, हमें ये माल चाहिए, और घर आ जाएँगे। फिर वो हमें फ्री में डिलीवरी कर देगा, हमें घर तक पहुँचा देगा। तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा उसका माल खरीदेंगे। नया उत्पाद तैयार करना, यानी कोई नया माल बनाना, कोई अच्छा माल जिसकी ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग हो, लोग नया से नया उपयोग कर सकें। पुराने उत्पादों का नया तरीका बताना, जैसे पुराना कोई माल है, जैसे हम पुरानी कोई चीज़ इस्तेमाल करते हैं, तो वो नया तरीका होता है कि आप इस चीज़ को इस तरह से इस्तेमाल करेंगे तो आपको ये अच्छा फ़ायदा होगा। तो लोग उसी कंपनी के माल को ज़्यादा से ज़्यादा खरीदेंगे। इससे पुराने ग्राहकों को बनाए रखा जा सकता है, यानी कि जो हमारे पुराने ग्राहक हैं, वो लोग भी खुश होंगे कि हाँ, हम जो पुराना माल खरीदते हैं उसका नया तरीका भी है, कि हमें नया तरीका बता रहे हैं, नई-नई चीज़ें बना रहे हैं, नई-नई सुविधाएँ दे रहे हैं, तो हम यहीं से खरीदेंगे। और नए ग्राहकों को भी आकर्षित किया जा सकता है, यानी कि नए ग्राहक भी बनाए जा सकते हैं। ठीक है? अब देखो सामाजिक उद्देश्य बताया था ना, कि वो ये सोचते हैं कि समाज में जो लोग रह रहे हैं, ऐसा क्या करें कि वो लोग उनका माल ज़्यादा से ज़्यादा खरीदें। ठीक है? तो पहला क्या है? किस्म की वस्तुएँ, यानी कि उचित किस्म की उचित वस्तुएँ उचित मूल्य पर उपलब्ध कराना। सॉरी, यहाँ पे मैंने उचित नहीं लिखा। देखो, उचित किस्म की वस्तुएँ उचित मूल्य पर उपलब्ध कराना, यानी कि जो सामान है, जो ग्राहक खरीदना चाहता है सामान, जो अपने इस्तेमाल के लिए खरीदना चाहता है, उसको उचित मूल्य पर उपलब्ध कराए। मतलब ज़्यादा महँगा भी ना दे, ठीक है? कि मतलब कोई चीज़ 100 की है तो वो 200 में दे रहा है, वो सस्ता भी नहीं कर रहा है, तो लोग तो खरीदेंगे ही नहीं, जाएँगे ही नहीं, दूसरे व्यवसाय से खरीदने लगेंगे। तो मतलब उचित किस्म की वस्तुएँ उचित मूल्य पर उपलब्ध कराना, मतलब अच्छी वस्तुओं को थोड़ा सस्ता करके बेचना। उपभोक्ताओं को लगातार उच्च किस्म की वस्तुएँ पर्याप्त मात्रा में तथा उचित मूल्य पर उपलब्ध कराना। ठीक है? समझ गए ना, कि मतलब जो लोग उस माल को खरीदना चाहते हैं, उसको सही मूल्य पर उपलब्ध कराएँ, सही मूल्य पे दें, ज़्यादा महँगा ना करें कि 10 की चीज़ को 50 में बेच रहे हैं, तो क्योंकि फिर कोई खरीदने नहीं आएगा, फिर तो उनका व्यवसाय डूब जाएगा। ठीक है? समाज के विकास में योगदान देना, व्यवसाय को अपने समाज के विकास में योगदान करना चाहिए, जैसे दान देकर या कोई संस्था स्थापित करके। देखो, व्यवसाय है, अब व्यवसाय छोटा-मोटा तो होता नहीं है, ऑफ़ कोर्स बड़ा ही होता है, तो बहुत पैसा भी कमाता है वो। तो अगर सरकार बोलती है कि वो समाज के विकास में योगदान दे, जैसे वो दान दे दे किसी को, ठीक है? प्रॉफ़िट हो रहा है, वो साल में, 2 साल में, 3 साल में दान दे दे, जैसे अनाथ आश्रम, वृद्धाश्रम, इन सबको दान दे दे। या फिर कोई संस्था खोल दे, जैसे फ्री में लाइब्रेरी खोल दे कहीं पर, शिक्षालय खोल दे कहीं पर, ठीक है? ऐसे। तीसरा क्या है? विनियोजकों को पर्याप्त लाभ। विनियोजक क्या होते हैं? इन्वेस्टर, जो कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं अपना पैसा, शेयर्स खरीदते हैं। शेयर्स मतलब अपने शेयर्स, जो कंपनी अपने शेयर्स इश्यू करती है, शेयर्स बेचती है ना, ताकि लोग उनकी कंपनी में आएँ और फिर शेयर्स लें, पैसा इन्वेस्ट करते हैं। क्योंकि एक व्यक्ति तो अकेला व्यवसाय शुरू नहीं कर सकता, बहुत सारे लोग शुरू करते हैं। तो जो लोग इन्वेस्ट करते हैं अपना पैसा लगाते हैं उस कंपनी में, तो क्यों लगाते हैं वो? ताकि उन्हें लाभ मिल सके। क्योंकि फिर वरना वैसे तो करेंगे ही नहीं, क्यों करते हैं? अपना पैसा किसी कंपनी में क्यों इन्वेस्ट करेंगे? ताकि हमें बदले में लाभ मिल सके। तो क्या करना चाहिए उन्हें, कि जो लोग जो जनता में लोग हैं, जनता के ही तो होते हैं ना सारे लोग, विनियोजक को पर्याप्त लाभ दें, समय पे लाभ दें, भुगतान करें। उन्हें ये ना हो कि उन्हें बार-बार माँगना पड़े कि हमारा पैसा दो, हमारा पैसा दो, ठीक है?
अंशधारियों को उनका उचित लाभांश देना चाहिए। अंशधारी क्या होते हैं? जो शेयर्स खरीदते हैं उन्हें अंशधारी कहते हैं। उनका उचित लाभांश यानी कि पैसा, लाभांश मतलब क्या होता है? लाभ में से हिस्सा देना, कि आपको जो लाभ हो रहा है उसमें से उन्हें लाभ में हिस्सा दो, बार-बार उन्हें माँगना ना पड़े, समय पर भुगतान करो, उनका लाभ दो, ठीक है? रोज़गार उपलब्ध कराना, अब देखो व्यवसाय में कितने सारे लोगों की ज़रूरत होती है ना, कर्मचारी, वर्कर्स, मैनेजर, तो व्यवसाय जो मालिक होता है उसका मुख्य उद्देश्य ये होना चाहिए समाज के प्रति कि वो समाज में जो भी बेरोज़गार लोग हैं उन्हें रोज़गार उपलब्ध कराए। व्यवसाय का उद्देश्य समाज में बेरोज़गारी समाप्त करना होना चाहिए। ठीक है, समझ आ गया होगा आपको कि बेरोज़गार लोगों को रोज़गार उपलब्ध कराए। जब वो इन सभी बातों को फ़ॉलो करेगा तो उसका व्यवसाय बहुत अच्छा चलेगा, ठीक है? अब देखो व्यवसाय का मेन उद्देश्य क्या होता है? लाभ कमाना। पर अब आप सोच रहे होंगे कि लाभ कमाना ही क्यों? मतलब वैसे तो लाभ करना ऑफ कोर्स मेहनत कर रहा है तो लाभ मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन लाभ कमाने से होगा क्या? यानी कि व्यवसाय में लाभ की भूमिका। व्यवसाय में अगर ज़्यादा लाभ आएगा तो क्या होगा? लंबे समय तक जीवित रहने के लिए। देखो, अगर व्यवसाय में हमारा ज़्यादा से ज़्यादा लाभ आएगा, तो हम नई-नई और चीज़ें बेचने के बारे में सोचेंगे, नई-नई चीज़ें बनाने के बारे में सोचेंगे, मशीनरी नई-नई लेके आएँगे, नई-नई टेक्निक्स लेके आएँगे। इससे क्या होगा? हमारा व्यवसाय और लंबा चलेगा, ठीक है? और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफ़िट कमाएगा। अतिशीघ्र विकास के लिए मतलब वही कि हमारा विकास और लंबा चलेगा और नई-नई चीज़ें बनाएगा, उसका विकास होगा, विस्तार होगा। अगर हमारा व्यवसाय छोटा है, तो और लंबा होगा, उसका विस्तार हो जाएगा। प्रतिष्ठा एवं पहचान बनाने के लिए, अच्छी इमेज बनाने के काम आएगा। अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफ़िट कमा रहे हैं, तो लोग क्या सोचेंगे कि इसका व्यवसाय कितना बड़ा और कितना प्रॉफ़िट कमा रहा है, कितने लोग इसकी तरफ जाते हैं। तो एक अच्छी इमेज बन जाएगी ना और फिर उसका व्यवसाय और ज़्यादा चलने लगेगा। अधिक लाभ अर्जित करने के लिए, अब देखो ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाएँगे, तो लोग सोचेंगे कितना लाभ आता है, मतलब कितना लाभ कमाता है, कितना अच्छा बिज़नेस चल रहा है इसका, तो और ग्राहक उसकी तरफ आते हैं। तो जब ज़्यादा ग्राहक आएँगे, जहाँ 1 ग्राहक आता है मान लो और उसी जगह पे अगर वो उस ग्राहक को देख के 10 ग्राहक और आते हैं, तो ज़्यादा लाभ कमाएँगे ना, जहाँ वो ₹100 कमा रहा है, वहाँ वो ₹1000 कमाने लगेगा। तो अधिक लाभ कमाने के लिए भी लाभ की आवश्यकता होती है। समझ गए ना? आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। तो देखिए अगर आपको मेरा समझाया हुआ समझ आ रहा है तो प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं आगे जितनी भी वीडियोज़ बनाऊँ इस सब्जेक्ट के आगे जितने भी चैप्टर्स मैं समझाऊँगी बहुत अच्छे से तो आपको ईज़िली वो मिल सकें, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको मेरा समझाया समझ आ रहा है तो मेरे वीडियो को लाइक करें और अगर कुछ पूछना है, कोई डाउट है, कुछ बताना चाहते हैं तो कमेंट करें। थैंक यू।